हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं कैलाश सुमन आप सभी के बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए। और मैं भी बीच में बिजी था, अभी बिल्कुल फ्री हूँ। और सभी की डिमांड पर मैं अपना ऑनलाइन पोर्टल चालू कर रहा हूँ वापस दोबारा से। पहले एक बार चालू किया था लेकिन कुछ फैसिलिटीज नहीं मिल पाई थी। जैसे ऑनलाइन पोर्टल के लिए बहुत सारी चीज़ जरूरत पड़ती है, आपको याद है, टेक्निकल टीम की जरूरत पड़ती है पूरी। अब हमारे पास हमारा टेक्निकल टीम है और अपना जो ऑनलाइन पोर्टल रहेगा, अपना वही पुराना नाम टेक पॉइंट और मैं कैलाश सुमन इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। आपको पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट को विद कंसेप्ट एक एक चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। हर टॉपिक का वीडियो बना के अपन डालेंगे। अभी सबसे पहले इनिशियल कंडीशन पर अपन जैसे बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ एग्जाम आ रहे हैं अभी अगले महीने दिसंबर में और जनवरी में कुछ एग्जाम आ रहे हैं। और राजस्थान की वैकेंसी आ रही है JN की और टेक्निकल हेल्पर की। उन सबको देखते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं के ऊपर अभी टॉपिक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इन वीडियो को देखें, मैं सारी बातें इसी के अंदर बता दूंगा, ठीक है। और आप कोई सी बुक पढ़े, मुझे कोई बीच में बुक्स का कोई बात नहीं करनी। बुक्स आप कोई सी पढ़े, सब बुक अच्छी होती है। कोई सी बुक्स लेके आए पढ़े, कोई सी पढ़े। मैं ये भी नहीं कहूँगा मैं पूरा कंटेंट पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, पहले बात ये है। मैं बिल्कुल जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा जो एग्जाम्स में क्वेश्चन से वहीं से पुटअप होते हैं। सबसे पहले मैं अपन इलेक्ट्रिकल मशीन का जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल मशीन का जो टॉपिक है उसमें मैं डीसी मशीन ना पढ़ा करके सबसे पहले पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। और ट्रांसफॉर्मर को 5 अच्छे वीडियो में अपन खत्म कर देंगे। 5 अच्छे वीडियो बनेंगे इसके और 5 वीडियो में डेली 1 या 2 वीडियो डेली बनेंगे आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट। मैं कैलाश सुमन इलेक्ट्रिकल मशीन के कुछ टॉपिक्स जैसे इसमें डीसी जनरेटर, डीसी मशीन से ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, तो अपन आज पहले ट्रांसफार्मर पर डिस्कस करते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है। जब जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी किसी प्लांट में, या थर्मल पावर प्लांट हुआ या न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, हाइड्रो पावर प्लांट हुआ, किसी भी पावर प्लांट में अपने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, उसको प्रोड्यूस करने के बाद क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस बीच में जो लिंक होता है अपने पास, उस चीज को वोल्टेज को कम ज्यादा करना, आगे उसको ट्रांसफर करना, वो सब किसके थ्रू होता है, ट्रांसफार्मर के थ्रू होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफार्मर करता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर इज एक स्टैटिक डिवाइस। सबसे पहले ये वर्ड होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है। आपने देखा होगा, आपने गली मोहल्ला में ट्रांसफार्मर लगे होते बड़े बड़े, तो उसमें कहीं पर भी कोई भी घूमने वाली कोई भी चीज नहीं है, फ्रिक्शन होता ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि कोई रोटेटिंग पार्ट होता ही नहीं उसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब एक जगह पे रखा हुआ है, धरा हुआ। स्टैटिक हिंदी में बोलते हैं इसको स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, जो एक जगह रखा हुआ है, उसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट्स है ही नहीं। जब रोटेटिंग पार्ट्स है ही नहीं तो उसके अंदर क्या होता है, अपने पास कोई फ्रिक्शन लॉस होगा ही नहीं। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट।
ट्रांसफार्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरी सर्किट पर ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल पावर को यहां से और जगह दूसरे सर्किट में भेजेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ट्रांसफार्मर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सपोज करते हैं ट्रांसफार्मर है, मैं भी एक इसे बना रहा हूं, यहां पर अपने फ्रीक्वेंसी दी 50 हर्ट्ज पर, इधर दूसरे सर्किट में भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी 50 हर्ट्ज पर, उसकी भी कितनी एनर्जी होगी 50 हर्ट्ज, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। इसका मतलब क्या बात, देखो इधर भी फ्रीक्वेंसी सेम है, इधर भी फ्रीक्वेंसी सेम है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, दूसरे सर्किट में भेज सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफार्मर की सहायता से अपन भेजते हैं। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है, आगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांसफार्मर की पूरी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ट्रांसफार्मर क्या क्या चीजें होती है जो अपन को ऐसे ट्रांसफर करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांसफार्मर मेनली जैसे मैंने ट्रांसफार्मर बना दिया, ट्रांसफार्मर बना दिया अपन ने, इसमें यह कॉइल लगा दिया अपन ने, जिस तरफ ट्रांसफार्मर में कितने कॉइल्स होते हैं मेनली, एक तो होते हैं अपने पास प्राइमरी, एक होते हैं अपने पास सेकेंडरी। सेकेंडरी और प्राइमरी किसको बोलते हैं वो देखिए। प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं। हालांकि ट्रांसफार्मर में टर्शरी वाइंडिंग होती है, लेकिन मेनली 2 वाइंडिंग होती है, जिसमें एक तो प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जिस साइड अपन एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं, एसी सोर्स को जोड़ते हैं। एसी सोर्स का मतलब एसी सप्लाई, जिधर अपन एसी सप्लाई देंगे उसे बोलेंगे हमेशा प्राइमरी, और जिधर अपन लोड को कनेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे हमेशा सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी जिस तरफ जिस वाइंडिंग में अपन ने एसी सप्लाई या एसी सोर्स को कनेक्ट किया है उसे बोलते हैं प्राइमरी साइड या प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस साइड को अपन ने लोड को कनेक्ट किया उसे बोलते हैं सेकेंडरी साइड। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पुट अप किया गया है पहले से ऑलरेडी। देखिए ट्रांसफार्मर में पहले तक अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी उसके बारे में थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूं, फिर आगे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या होती है, स्टैटिक डिवाइस होती है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, इसमें नो रोटेटिंग पार्ट्स, कोई भी घूमने वाला पार्ट्स नहीं है, कोई भी घूमने वाली इसके अंदर कोई भी चीज नहीं, मतलब बियरिंग नहीं है। जब बियरिंग नहीं है तो इसके अंदर फ्रिक्शन लॉस भी होगा ही नहीं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी हमेशा, फ्रीक्वेंसी में से क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। आगे अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अपन ने देखा इसमें सबसे पहले मेन चीज क्या है अपने पास, अब देखते हैं। इसके बाद अपने पढ़ा था वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दो तरह की वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर। मेनली प्राइमरी किसको बोलते हैं, जिस साइड पर अपन सप्लाई एसी सोर्स को जोड़ेंगे उसे प्राइमरी बोलते हैं, और जिस तरफ लोड को कनेक्ट करते हैं उसे सेकेंडरी बोलते हैं। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट। ये होते हैं अपने पास कोर, इसको क्या कहते हैं, कोर, इसे बोलते हैं कोर। कोर जो होती है अपने पास वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की, और उसमें सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनी होती है ताकि इससे क्या होता है अपने पास हिस्टेरिस लॉसेस कम होते हैं। वो बाद में बात करेंगे हम कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, लेकिन किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की या सॉफ्ट आयरन की।
ये लेमिनेटेड होती है, ऐसे लेमिनेटेड होती है। उसका मतलब क्या होता है, लेमिनेटेड क्यों होती है? लेमिनेटेड इसको किया जाता है ताकि इसमें एडी करंट लॉस, जब भी ये वर्ड आए एडी करंट लॉस कम हो। एडी करंट लॉस क्या होता है? इसकी वजह से कम होता है। ये मेन चीजें होती है जो कुछ फैक्ट है। तो मैं पहले बता देता हूं, लेमिनेटेड, इसका मतलब क्या होता है? लेमिनेटेड का मतलब लेमिनेटेड करने से क्या होता है, अपने पास एडी करंट लॉस कम होता है। चाहे वो डीसी मशीन जनरेटर हो, चाहे मोटर हो, चाहे इंडक्शन मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, कोई सी भी एपिटर्स हो, कोई सा भी इक्विपमेंट हो, उसको अगर अपन लेमिनेटेड कर रहे हैं तो उसको लेमिनेटेड करने का एक ही रीजन होता है, उसकी वजह से अपने एडी करंट लॉस बिल्कुल कम होता है या रिड्यूस कर देते हैं। और उसको सिलिकॉन स्टील क्यों बनाते हैं? इसकी वजह से हिस्टेरिसिस लॉस बहुत कम होता है। वो अपन लॉसेज के बारे में बात करेंगे, बताएंगे फिर से। तो इसमें मैंने मेन चीजें बताई आपको। सबसे पहले ये जो मेन चीज थी अपने पास, सबसे पहले स्टैटिक डिवाइस है, इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फिर इसके बाद क्या होता है इसमें, ये किस प्रिंसिपल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हर चीज, हर एपिटर्स किसी न किसी भी इक्विपमेंट किसी न किसी प्रिंसिपल पर जरूर वर्क करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है फेराडे, जो फेराडे लॉ है, फेराडे लॉ का ये प्रिंसिपल, फेराडे लॉ कौन सा वाला? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हिंदी में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। जो फेराडे के लॉ है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। अब इसका एक जगह वो नाम आ जाता है बीच बीच में, जैसे दूसरा नाम होता है म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए यहां पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है स्टूडेंट से। बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, जबकि प्रिंसिपल तो मेन तो यही है जो फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग आया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इसी का एक सब पार्ट होता है। अगर एग्जाम में ये लिखा हुआ है ऑप्शन में तो ये बिल्कुल 100% सही है, और अगर ये लिखा हुआ है अलग से तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर दोनों ही लिखे हुए हैं फिर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक लॉ के अकॉर्डिंग आया हुआ फिनोमेना है और ये इसी का एक सब पार्ट का फिनोमेना है। इसलिए ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल होता है फेराडे का, उसी के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। ये क्या होता है, जब किसी एक कोइल में अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो दूसरी कोइल में क्या होगा, फ्लक्स वेरी होता है। इसे बोलते हैं म्यूचुअल। एक कोइल में अगर अपन चेंज करेंगे, वेरिएशन करेंगे ऐसे, तो उससे क्या होगा, दूसरी जो कोइल्स होती है उसमें भी वेरिएशन होता है। इसे बोलते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हिंदी में बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। अब देखिए इसमें इसका प्रिंसिपल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। तो ये सीधे सीधे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये जो एक लाइन में लिख रहा हूं सब एग्जाम में आने लगेगा। अब देखिए इसमें आगे नेक्स्ट बात, जो ट्रांसफार्मर होता है, मैं एक बार कंस्ट्रक्शन दोबारा से बना देता हूं। ये कोर है, मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफार्मर में मेनली दो वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग होती है। जिस साइड पर अपन सोर्स को कनेक्ट करते हैं, एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं, वो साइड क्या कहलाती है? हमेशा प्राइमरी साइड कहलाती है। कौन साइड कहलाती है? वो प्राइमरी साइड कहलाती है। और जिस साइड पर अपन लोड को कनेक्ट करते हैं वो साइड हमेशा क्या कहलाती है? हमारे पास सेकेंडरी साइड कहलाती है।
जैसे मैंने इस साइड पर ये ऐसे सोर्स दे दिया, ये अपने पास ऐसे सप्लाई अपने यहाँ पे कनेक्ट कर दी, तो ये कौन सी साइड कहलाएगी? प्राइमरी साइड। इस साइड पर पड़ेगा लोड को कनेक्ट कर दिया, तो ये कौन साइड कहलाएगी अपने पास? सेकेंडरी साइड। ये अपने पास कौन साइड कहलाएगी? सेकेंडरी साइड। ठीक है, अब ये कहलाए, इसे कहते हैं अपन कोर। जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है। वाइंडिंग किसकी होती है? कॉपर की। जो वाइंडिंग लगा रखी है अपने कॉइल्स है, ये कॉइल्स किसकी होती है? कॉपर की। और ये किसकी बनी होती है? अपने बता दिया सिलिकॉन, स्टील या सॉफ्ट आयरन की। इसमें ये जो मैंने डॉटेड बनाया है, ये फ्लक्स लिंकेज। अभी फ्लक्स अपन इस फ्लक्स के बारे में बताएंगे अपन, इस कोर में कैसे फ्लक्स फ्लो होता है, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी देखिए, ट्रांसफार्मर के मेन कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है। मैंने माना इस प्राइमरी साइड पर इधर जो टर्न्स अपने लगाए, इसमें जो लपेटे घेरे लगाए हैं वो कितने हैं? N1। इधर नंबर ऑफ टर्न्स हाउ मच? N2। एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी इज E1 and E2 is the induced EMF in secondary side. Okay, this is the primary current, IAP बोल दो, IS बोल दो, this is secondary current. Okay, now look at here. जब ये देखो, आप इसको सीधा सीधा देख सकते हो, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से, ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली रूप से जुड़ी हुई नहीं है। ये एक दूसरे से कोई किसी बीच में कोई वायर थोड़ी है, बीच में वायर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिकल रूप से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि एसएससी जेईई एग्जाम में, आगे एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये किस फॉर्मेट में जुड़ी होती है? मैग्नेटिक सर्किट क्या? मैग्नेटिकली रूप से ये दोनों वाइंडिंग्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ये इलेक्ट्रिकल रूप से कनेक्टेड नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखें। जब इस वाइंडिंग को, प्राइमरी वाइंडिंग को अपने ऐसी सप्लाई दी, तो इसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या होता है हमारे पास? E बराबर d∅dt। E बराबर क्या होता है? d∅dt। फ्लक्स चेंज होगा अपने पास। इसमें जो ये जो कोर है, इस कोर किसका बनाते हैं अपन? ये क्या करता है? लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। कोर का मेन काम क्या होता है? लो रिलक्टेंस पाथ। अभी रिलक्टेंस क्या होता है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे अपन। तो इसमें क्या है अपने पास? ये जो फ्लक्स, इसकी वजह से इस फ्लक्स इसमें पूरी कोर में फ्लो हो रहा है इस तरह से। ये एक दूसरे से अलग अलग बहुत दूर दूर है। दूर दूर का मतलब है ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती है दोनों वाइंडिंग। इसके लिए अपन क्या करते हैं? ये कौन से रूप से कनेक्टेड होती है? ये मैग्नेटिक रूप से कनेक्टेड होती है। इस बात का ध्यान रखें। फिर दोबारा से बात करते हैं। अभी तक क्या पढ़ा अपन ने? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है, इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी होती है, ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी केवल एक ही चीज की होती है, वो कितनी होती है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए, अब जिस साइड पर ऐसी सप्लाई देते हैं जिस वाइंडिंग को, उसे बोलते हैं प्राइमरी साइड, और जिस साइड पर अपन लोड को कनेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी साइड। इसमें टर्न्स है N1 प्राइमरी में, इसमें टर्न्स मान लिया N2। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 प्राइमरी में। ये फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स अपने पास इस कोर के अंदर फ्लो है। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग कुछ चीजें होती है अपने पास कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। इस हिसाब से वोल्टेज लेवल के हिसाब से, वोल्टेज लेवल के हिसाब से, वोल्टेज अकॉर्डिंग टू वोल्टेज वोल्टेज के हिसाब से ट्रांसफार्मर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप। पहला होता है अपने पास स्टेप अप, जिसको बोलते हैं ऊंचाई, और एक होता है अपने पास स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है? स्टेप अप
जिसका आउटपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट कितना मिलेगा आपको सेकंड साइड में, जिसका आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो इनपुट वोल्टेज से, करस्पॉन्डिंग इनपुट वोल्टेज से, मतलब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आउटपुट का मतलब क्या हो गया अपने पास, V2 इज ग्रेटर देन V1। ओके, इधर अपने मान लिया ये V1 है अपने पास और ये कितना है अपने पास, ये V2 है। ये इसका सेकंड ट्रेक है, N2 इज ग्रेटर देन N1। इसमें टर्न्स ज्यादा है, टर्न से ज्यादा है तो इसके अंदर ज्यादा फ्लक्स फ्लो होगा, ज्यादा फ्लक्स फ्लो होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा। ओके, लेकिन इसके अंदर जो करंट होती है, जिसे मैंने I2 लिख दिया यहाँ पर ताकि ये 2 और 1 के फॉर्मेट में चलता रहेगा, I2 I1, करंट की वैल्यू कम होगी। करंट की वैल्यू कैसे कम होगी वो देखते हैं अपन। जैसे पावर अपने ट्रांसमिट करी VI, P बराबर क्या होता है VI, ठीक है, P बराबर VI होता है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट क्या होगी, रिड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि सेम पावर ट्रांसमिट कर रहा है अपन। तो वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये होगा, उल्टा हो जाएगा। स्टेप डाउन, डाउन का मतलब डाउन करेगा, डाउन का मतलब डाउन करेगा, आउटपुट वोल्टेज को क्या करेगा, डाउन करेगा, यानी कि V2 इज लेस देन V1। डाउन, डाउन का मतलब क्या होगा, ये ज्यादा होगा, सॉरी ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे कैसे क्या हो जाएगा, इसमें N1 या N2 इज लेस देन, इसका उल्टा मतलब रिवर्स करो इसका, और इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर वोल्टेज कम है तो करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। यही कारण है, यही रीजन है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में या वेल्डिंग वाले ट्रांसफार्मर के तौर पर यूज में लिया जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा करंट का रिक्वायरमेंट होता है, वोल्टेज का रिक्वायरमेंट कम होता है, और I2R लॉसेज, I2R लॉसेज ज्यादा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू ज्यादा होती है किसके अंदर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। इसलिए उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कहां पर करता हूं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। क्या फर्दर केसेस, दोबारा दूसरे केसेस की बात करते हैं। अभी तक अपन क्या पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती दोनों वाइंडिंग, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है, यानी मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू कनेक्ट रहती है। इसकी जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है ताकि हिस्टेरिक्स लॉसेस कम से कम, और ये जो उसके थ्रू क्या होता है, ये कोर जो होती है इसी ऐसे मेटल की बनाई जाती है, इससे अपने पास कौन सा लोअर रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कर सके। इसको लेमिनेटेड बनाते हैं, इस जो कोर होती है इस कोर को क्या करते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं। लेमिनेटेड बनाने से क्या होता है, इसके अंदर एडी करंट लॉसेस कम से कम होते हैं, एडी करंट लॉसेस कम से कम होता है। फिर इसके बाद मैंने बताया अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, वोल्टेज के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो, करस्पॉन्डिंग प्राइमरी वोल्टेज, मतलब जो इनपुट जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए प्राइमरी साइड से। तो ये हो गया अपने पास स्टेप अप। अप का मतलब कि ज्यादा, मतलब आउटपुट वोल्टेज यानी सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। और स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब क्या, डाउन एंड कम, मतलब आउटपुट वोल्टेज कम होना चाहिए प्राइमरी साइड के वोल्टेज से। ये है अभी तक अपन के बात, पूरा अभी तक हमने इसके बाद डिस्कस कर लिया है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, सीधे सीधे लिख रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर 4.44 F/N/5M, ये इक्वेशन होती है। अगर मैं इसको प्राइमरी के तौर पे लिखूं तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 4.44 F/N1/5M, और E2 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 4.44 F/N2/5 वोल्ट। तो यहां तक अपन डिस्कस कर चुके हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर और फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए अब आगे, जो एसी सप्लाई होती है अपने पास, एसी सप्लाई किस तरह से सप्लाई देते हैं, किसे सप्लाई देते हैं, तो अब आगे पढ़ते हैं अपन ट्रांसफार्मर के जो मेन चीजें थी। जैसे अभी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है, ट्रांसफार्मर रेशो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अब देखिए अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, वो मेन चीज आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं। पहले बात ये, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। मैं चीज में आपको रिपीट कर रहा हूं,
स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर फ्रिक्शन लॉस नहीं होते हैं, इसलिए इसको स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। दूसरा, ये केवल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी कि ईई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है विदाउट चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये इसका काम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इसलिए बोलते हैं इसको ट्रांसफर, मैं अभी बता दूंगा उसके बारे में। ट्रांसफर प्लस एनर्जी, तो ये क्या करता है, अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे इसमें क्या होता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या म्यूचुअल इंडक्शन, अगर आपको लगता है कि एग्जाम में दोनों आ जाए तो फिर कौन सा सही है? अगर आपको लगता है कि एग्जाम में दोनों आ जाए तो फिर उसके लिए अगर दोनों आ जाते हैं तो ये वाला सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही प्रिपेयर करना है आपको, यह बिल्कुल सही है। म्यूचुअल इंडक्शन इस केस में जब ये दोनों आ जाते हैं तब इसको नहीं लगाना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हिस्सा पार्ट है म्यूचुअल इंडक्शन, इसलिए ध्यान रखें अगर दोनों आ जाते हैं तब ये लगाएं, और जब ये सिंगल आ जाए ये लगाना है, और ये सिंगल हो ये लगाना है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है वो कौन सा प्रिंसिपल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसके लॉ के थ्रू आता है, ये फैराडेज लॉ के थ्रू आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने आपको क्लियर कर दिया, फिर दोबारा समझ लीजिए, अगर दोनों ही आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी आ जाता है और म्यूचुअल भी आ जाता है, तो कौन सा करके आना आपको, ये वाला। और दोनों सिंगल सिंगल आते हैं तो फिर आप दोनों अपने साथ टिक मार्क करें, अगर ये आता है इससे ये सही है, ये आता है ये सही है, लेकिन दोनों आते हैं तो ये वाला ही सही है, ऊपर वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नाउ इसके बाद अपन चल रहे आगे। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो वाइंडिंग होती है, मेनली तीन भी होती है, टर्सरी वाइंडिंग होती है, लेकिन मेनली 2 वाइंडिंग होती है, जिसमें से कौन सी प्राइमरी होती है, कौन सी सेकेंडरी होती है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, कौन सी प्राइमरी होती है, कौन सी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी वह होती है जिस साइड अपन हमेशा एसी सप्लाई देते हैं या एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं। यहां पे देखो आप, इस साइड को मैंने कहा कि एसी सोर्स या एसी सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, जिसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी साइड। ये जो वाइंडिंग है, ये वाली वाइंडिंग दिख रही है आपको, कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग। आगे चलते हैं, जिस साइड पर, दूसरी साइड पर, मतलब एक साइड अपन ने क्या सप्लाई दे दी तो उसे तो कहेंगे हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरी साइड जिस साइड पर अपन लोड को कनेक्ट करते हैं उसे कहेंगे सेकेंडरी साइड। ओके, तो यहां से क्लियर है। प्राइमरी कौन सी, प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जिस साइड अपन सोर्स को एसी सप्लाई देते हैं, एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है जिस साइड अपन लोड को कनेक्ट करते हैं। माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि प्राइमरी वाइंडिंग किसे बोलेंगे, जिस साइड अपने पास क्या होगा, एसी सोर्स या एसी सप्लाई अपन कनेक्ट करेंगे, और अपने पास सेकेंडरी कौन सी होती है, जिस साइड अपन लोड को कनेक्ट करते हैं या लोड को जोड़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सर्किट से इस सर्किट पर, मतलब इस साइड से इस साइड पर ट्रांसफर करनी है, जिसे इलेक्ट्रिकल जनरेशन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जनरेशन होने के बाद यहां तक पहुंचते नगरों तक पावर ट्रांसफार्मर, विद द हेल्प ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, बीच बीच में बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। उन ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता, अप या अपर या डाउन। तो वोल्टेज जब स्टेप अप, यानी वोल्टेज अप्रोच ज्यादा करना है, उसे बोलते हैं स्टेप अप। मतलब स्टेप अप का मतलब क्या है, ज्यादा, अप का मतलब क्या है, ज्यादा, डाउन का मतलब क्या है, कम।
मतलब आउटपुट वोल्टेज यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा है। कौन सा वोल्टेज? सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा है किससे? प्राइमरी से। ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है। अपन आउटपुट क्या मिला? ज्यादा मिला है। तो ज्यादा का मतलब क्या है? अप है। तो इससे बोलेंगे स्टेप अप। स्टेप अप को हिंदी में बोलते हैं अपने पास ऊंचाई। अब आके डाउन पर, ये ज्यादा है, ये कम है, तो क्या हो गया? डाउन हो गया। ये ज्यादा है, ये कम है, मतलब इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? अप चाइल्ड, स्टेप डाउन। इसे क्या बोलेंगे? अप चाइल्ड, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसे होता है? ये होता है, ये डिपेंड करता है बिल्कुल नंबर ऑफ टर्न्स पर। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब देखिए, जैसे ये इधर मैंने प्राइमरी टर्न्स बोल के N1, इधर टर्न्स है N2। अगर ये ज्यादा है, N2 ज्यादा है, समझना मेरी बात। अगर N2 ज्यादा है तो फ्लक्स भी ज्यादा लिंकेज करेगा इनसे, और जब फ्लक्स ज्यादा लिंकेज करेगा तो E2 की वैल्यू भी ज्यादा होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा, तो ये चीज ज्यादा हो जाएगी। अगर N2 ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्राइमरी N1 से, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, मतलब टर्न्स ज्यादा है, तो वोल्टेज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब ये देखो, मैंने यहां पे लिख रखा है आउटपुट वोल्टेज यानी सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज। N2 यानी ये इज ग्रेटर देन N1। लेकिन अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट की वैल्यू कम होगी। इस बात का ध्यान रखना। आउटपुट यानी सेकेंडरी करंट क्या होगा इस केस में? कौन से वाले केस में? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा है तो सेकेंडरी करंट कम होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कैसे होता है? मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि पावर बराबर P बराबर क्या होता है? ये होता है cos पाई भी होता है, लेकिन cos पाई की अपन बात नहीं कर रहे हैं। मैं इससे पता कंसेप्ट कर रहा हूं। वोल्टेज ज्यादा तो क्या होगा? अगर एक चीज ज्यादा हो गई तो दूसरी चीज अपने क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि अपन सेम अमाउंट के पावर को क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो एक सेम अमाउंट के पावर को ट्रांसमिट करने के लिए अगर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा हो गई तो अपने आप दूसरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। यही रीजन है कि वोल्टेज ज्यादा है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। इसी चीज को अपने समझते हैं स्टेप डाउन से। स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा? वोल्टेज की वैल्यू, इधर वाले वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा जाएगी। मतलब अपन जो इनपुट दे रहे हैं वो ज्यादा है, आउटपुट कम है। आउटपुट कम है। अब जो आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है, इनपुट ज्यादा है, मतलब ये भी ज्यादा है, ये टर्न्स ज्यादा है। N1 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? N2 से। ये देखो N1 की वैल्यू ज्यादा है। अब वापस वही बात, वोल्टेज इधर क्या कम है, अब इधर का वोल्टेज कम है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर वोल्टेज कम है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अपने पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यही रीजन है अपन क्या चाहिए? करंट किसमें? जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पर अपन इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही यूज करते हैं। वेल्डिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज्ड इन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर बिकॉज वहां पर क्या होता है? हायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज रिक्वायर्ड। वहां पर आपको ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती, क्योंकि ज्यादा करंट की वजह से I2R लॉसेस भी ज्यादा होंगे, ज्यादा हीट उत्पन्न होगी, ज्यादा हीट मतलब हीट का लॉस, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और वेल्डिंग आप जानते हैं, ठीक है ना? तो वहां पर करंट का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, वोल्टेज की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। फिर अपन आगे पढ़ा दोनों वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग? प्राइमरी वाइंडिंग और एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों ही वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल रूप से नहीं जुड़ी हुई होती है। ये दोनों मैग्नेटिक रूप से कनेक्टेड होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंकेज होता है उसके थ्रू ये दोनों कनेक्टेड होती है। फिर आगे बताया मैंने जो इसमें मेनली दो ही चीजें होती है, तो कोर और एक वाइंडिंग। इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसके अंदर इसमें कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा। इसके अंदर दो ही तरह के लॉस होंगे। एक होता है अपने पास आयरन लॉस, जो कि कहां पर होगा? अपने पास इसकी कोर में, क्योंकि कोर किसकी बनी हुई है? आयरन की। सिलिकॉन स्टील को तो अपन मिलाते हैं उसके अंदर, लेकिन होता क्या है? आयरन ही होता है ना। सिलिकॉन स्टील या सॉफ्ट आयरन बोल दो, सॉफ्ट आयरन।
सॉफ्ट आयरन में क्या करते हैं अपन सिलिकॉन स्टील थोड़ा सा सिलिकॉन मिला देते हैं, जिसकी वजह से उस आयरन में सिलिकॉन मिलाने की वजह से क्या होता है, इसके हिस्टेरिस लॉसेज क्षतिल्य हानि की वैल्यू कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यही रीजन है कि हमेशा किसी भी चीज की कोर को बनाने के लिए अपन सिलिकॉन स्टील का ही यूज करते हैं, ताकि हिस्टेरिस लॉसेज कम से कम हो। फिर इसी कोर को क्या करते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं। लेमिनेटेड का मतलब होता है पतली पतली, जो ई साइड की, जिसे आपने देखा होगा कभी कभार, जैसे इसे ई कोई छोटा सा ट्रांसफॉर्मर तोड़ना, उसमें से ई साइड ऐसे निकलेगी, कोई एल साइड ऐसे एल साइड की निकलती है, ऐसे स्टिफ निकलती है छोटी छोटी। ई साइड आई साइड की भी होती है ऐसे, उसके अंदर बीच में ई एल आई ऐसे साइज की उसमें स्टिप्स निकलती है। वो उनको लेमिनेटेड करके फोर्स से चिपका देते हैं। वो इंसुलेटेड होती है, सारी सभी स्ट्रिप्स इंसुलेटेड होती है, और उन सबको फोर्स के थ्रू ऐसे आप ट्रांसफॉर्मर तोड़ना, उसको उसमें निकलती है बहुत अच्छी, तो उसमें ये ई एल आई ऐसे साइज की निकलती है, स्ट्रिप्स निकलती है। तो इनको क्या करते हैं, इसको लेमिनेटेड होती है। लेमिनेटेड होने की, इसको लेमिनेटेड करते क्यों है, लेमिनेटेड आप देखो, आप जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लेमिनेटेड करवाते हो। लेमिनेटेड क्या होगा, आपने पेपर लिया, पेपर के ऊपर क्या किया, पॉलीथीन चढ़ा दी, और उसको क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। हीटअप करके क्या होगा, ब्रेक चिपक जाती है इनसाइड से। वैसे 5-7 तरह आप करो और उनको हीटअप करके चिपका दो, तो क्या वो बिल्कुल सॉलिड तरीके से चिपक जाएगी। इसको बोलते हैं लेमिनेटेड करना, इसको बोलते हैं लेमिनेटेड करना। तो ये जो ई एल आई जो स्ट्रिप्स होती है, इनको क्या करते हैं, लेमिनेटेड करके जोड़ देते हैं। लेमिनेटेड करते क्यों है कोर को, इसको करने का मेन रीजन क्या है, जो लेमिनेटेड करते अपन, लेमिनेटेड क्यों करते कोर को, किसी भी चीज को हमेशा लेमिनेटेड किया जाएगा तो केवल एक ही लॉस को कम करने के लिए करते हैं। उस लॉस का नाम है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस हिंदी में बोलते हैं भंवर धारा हानि। भंवर पानी का जो भंवर वो बनते ना, एडी करंट। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हमेशा जो कोर होती है उसी को लेमिनेटेड करते हैं। अब ये देखो हिस्टेरिस लॉसेस क्या होते हैं, मैग्नेटिक एडी लॉसेस क्या होते हैं, इसके बारे में अभी फर्दर जो नेक्स्ट अपने वीडियो जाएंगे उसमें अपन पूरा डिस्कस करेंगे एक चीज को, ठीक है। अभी हाल फिलहाल जो चीज सामने दिख रही है आपको, उसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। लास्ट अपने पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब अपन प्राइमरी में सप्लाई देंगे, सप्लाई दी अपन ने, तो सप्लाई देने के बाद जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें टर्न्स की वजह से क्या होगा, अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स लिंकेज जो एफ है इसकी भाई वो किधर जाएगा, अपने पास E2 साइड जाएगा। कितना हो रहा है दोनों तरफ कितना इंड्यूस हो रहा है, E बराबर 4.44 F N5M। अगर प्राइमरी की बात करें तो ये क्या लगा देंगे N1, ये क्या लगा देंगे N1। N1 का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी साइड। और सेकेंडरी साइड पर बात करेंगे क्या लगा देंगे N2। तो N2 क्या हो जाता है, देखिए हम यहाँ पर देखिए, जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो तो कांस्टेंट है, जो फ्रीक्वेंसी वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी अपने, कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस बाय व्हिच वी कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। पहली लाइन ये पढ़ी अपन, तो पहली लाइन ये पढ़ी तो उसके बाद सीधी सी बात, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं, और फ्रीक्वेंसी चेंज तो होने करने दी अपन को, केवल अपन किसको ट्रांसफर करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। तो ये अपने काम यहां पे कर रहे हैं बिल्कुल। आगे देखिए, तो ये हो गया अपने पास, ये प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिल्कुल। अब आगे अपन बात करते हैं ट्रांसफार्मर वोल्टेज के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ऐसे किसी जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके हिसाब से होता है कोर टाइप, शेड टाइप, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, कोर टाइप, शेड टाइप। और वाइंडिंग, जैसे 2 वाइंडिंग जनरल ट्रांसफार्मर में मोस्टली जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें अपन 2 वाइंडिंग काम होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। टर्शियरी वाइंडिंग होती है जो कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में होता है, एक ही वाइंडिंग होती है उस ट्रांसफार्मर में, उसी की कुछ पार्ट को प्राइमरी की तरह और कुछ पार्ट को सेकेंडरी की तरह यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर।
ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। वो खाली होता है ना, हर ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है। इस बात का भी ध्यान रखें विषय, ठीक है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर अपने टॉपिक आएगा पूरा एक दिन पूरा लेक्चर वीडियो उसी के ऊपर डालेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन जो बात करेंगे वो कोर टाइप और इसके बारे में बात करेंगे, कोर टाइप और सेल टाइप, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं सभी के, और इनके अकॉर्डिंग टू कूलिंग के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होते हैं। बस सभी का अलग अलग हिसाब होता है। तो कूलिंग के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, वोल्टेज के हिसाब से मैंने बताया दिया आपको। फिर भी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपने जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे, पूरे ट्रांसफार्मर जितने भी टाइप्स होते हैं कूलिंग के अकॉर्डिंग, क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात अपने पास जैसे पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सबके बारे में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर। नेक्स्ट लास्ट आज का जो टॉपिक रहे अपने पास, अभी तक अपने जो पढ़ा है मैंने इसको रिकॉल कर दिया है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी, इसकी दक्षता सबसे ज्यादा होती है, 95% से ज्यादा होती है। अलग अलग ट्रांसफार्मर में अलग अलग वैल्यू होती है, अपन जो सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, 95% से ज्यादा होती है। वो डिस्कस करेंगे अपन कौन से में कितनी होती है, पावर ट्रांसफार्मर की अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अलग होती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर और एफिशिएंसी के बारे में। थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अपना जो ऑनलाइन पोर्टल का चैनल है टेक पॉइंट के नाम से, इसको बहुत ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी जो साथी हैं उनसे करवाएं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट में आपको अवेलेबल करवा दूंगा मेरी तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद।